गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। क्लास 9 की जो हम फिजिक्स की लेक्चर सीरीज स्टार्ट की थी हमने, उसका नेक्स्ट लेक्चर है। प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर अगर आप देखें तो हमने देखिए जस्ट अ मिनट, हमने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में, हम फोर्स के बारे में स्टडी कर चुके हैं। फोर्स जो था, फोर्स के बारे में स्टडी कर चुके हैं। फोर्स के अलावा हम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिसाइड देख चुके हैं। क्या होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगा जब तक कि उस पर कोई एक अनबैलेंस फोर्स अप्लाई नहीं होता, और अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में रहेगा जब तक कि उस पर कोई एक अनबैलेंस फोर्स अप्लाई नहीं होता। ठीक है, तो इस तरह से ये हमने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हम देख चुके हैं। स्टेटमेंट्स न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हम देख चुके हैं, पूरा क्या होता है स्टेटमेंट वगैरह हम देख चुके हैं। उसके बाद हमने एक टॉपिक पढ़ा था इनर्शिया। इनर्शिया के बारे में हम थोड़ा बहुत देख चुके हैं। इनर्शिया का मास से रिलेशन में हम देख चुके थे कि मास के ऊपर डिपेंड करेगा इनर्शिया। इनर्शिया से रिलेटेड टाइप ऑफ इनर्शिया हमने स्टार्ट किया था। इनर्शिया ऑफ रेस्ट हम पढ़ चुके हैं। इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब क्या है? टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू कंटिन्यूज इन स्टेट रेस्ट कंडीशन। ठीक है, अगर कोई बॉडी अपने रेस्ट कंडीशन में वापस वहीं रहती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। क्या बोलें? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स हमने देखे थे कुछ। ठीक है, एग्जाम्पल्स वगैरह हम देख चुके हैं सब। ओके, जस्ट अ मिनट। ओके, देखिए तो आगे अब नेक्स्ट हम बात करते हैं एग्जाम्पल की। कल आपने को मैंने बता दिए थे, दोनों पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे। ये फर्स्ट पॉइंट तो मैंने समझा दिया था, दो आपको पॉइंट्स पढ़ने के लिए बोले थे, तो किसी ने कोई डाउट्स पूछे नहीं है, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको सबको समझ में आ गया होगा। आगे देखिए आप, इनर्शिया ऑफ रेस्ट के बाद हम पढ़ेंगे इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट के बाद हम पढ़ेंगे इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन क्या होता है? सिमिलरली वही जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की डेफिनेशन थी उसी के रिगार्डिंग आपने इनर्शिया ऑफ रेस्ट देखा है कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगा। सिमिलरली इसी तरह से क्या होगा? इनर्शिया ऑफ मोशन भी होगा। द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू कंटिन्यू इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन इवन व्हेन सम अनबैलेंस फोर्स आर अप्लाइड ऑन इट इज कॉल्ड द इनर्शिया ऑफ मोशन। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन करता रहे, अगर उसके ऊपर आप एक अनबैलेंस फोर्स अप्लाई कर दो, ठीक है, एक अनबैलेंस फोर्स अप्लाई कर दो, उसके बावजूद भी अगर वो मोशन कर रहा है तो वो क्या कहलाएगा? इनर्शिया ऑफ मोशन। क्या कहलाएगा? इनर्शिया ऑफ मोशन। मैंने आपको बताया था इनर्शिया मतलब द इनएबिलिटी, क्या? द इनएबिलिटी ऑफ मटेरियल। कोई भी मटेरियल या कोई भी ऑब्जेक्ट की इनएबिलिटी, कोई भी मटेरियल या ऑब्जेक्ट की इनएबिलिटी क्या कहलाएगी? आपके इनर्शिया। क्या कहलाएगी? इनर्शिया। मतलब वो उस इनएबिलिटी की वजह से क्या हो रहा है? ऑब्जेक्ट के मोशन को नहीं कर पा रहा है। आगे देखिए, तो कहने का मतलब मैंने आपको बताया था क्या? इनर्शिया का मतलब आपको सीधा सीधा समझना है क्या? इनएबिलिटी, इनएबिलिटी ऑफ अ मटेरियल। ठीक है, उसकी इनएबिलिटी क्या कहलाएगी? इनर्शिया कहलाएगी। ठीक है, तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट हम देख चुके हैं, इनर्शिया ऑफ मोशन भी हम देख चुके हैं। क्या कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो अगर आप उस पर एक अनबैलेंस फोर्स अप्लाई करते हैं तो एक्चुअल में तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? वो रेस्ट पे आना चाहिए। बट अगर वो रेस्ट पे नहीं आता तो क्या कहलाएगा? इनर्शिया ऑफ मोशन। जैसे कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट हमने देखा था बॉल का, इनर्शिया ऑफ रेस्ट हमने देखा था एक बॉल का। सिमिलरली इनर्शिया ऑफ मोशन भी आप देख सकते हैं। आप एग्जाम्पल के तौर पर मानिए, आप अर्थ का मोशन मान लीजिए, अगर हम उस पर फोर्स लगाते हैं तो क्या उसके मोशन को आप रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते ना। ठीक है, हालांकि एक लिमिट होगी, उस लिमिट के बाद रोक सकते हैं, लेकिन अभी जितनी लिमिट हमारे पास है फोर्स की, उस लिमिट से हम उसके मोशन को नहीं रोक सकते। तो वो क्या है? वो अर्थ का क्या है? इनर्शिया ऑफ मोशन। वो उस अर्थ की इनएबिलिटी है जिसके कारण वो रेगुलर मोशन ही करे जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया इनर्शिया ऑफ मोशन। एग्जाम्पल देखिए, इसके डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग इसके एग्जाम्पल जो दिए हुए हैं। A man carelessly getting down a moving bus falls forward. The reason behind that his feet comes to rest suddenly, whereas the upper part of his body retains the backward motion. Sorry. तो देखिए, कल जो हमने मोशन के बारे में कल जो हमने दो पॉइंट्स देखे थे रेस्ट में बस वाला, सेम वही एग्जाम्पल है। अगर आप एक किसी भी बस में बैठे हुए पर्सन को देखेंगे, ठीक है, केयरलेसली गेटिंग डाउन अ मूविंग बस फॉल्स टूवर्ड्स। ठीक है, जैसे अगर वो किसी बस में, बस से नीचे उतरते हैं आप, ठीक है, एक मूविंग बस से जब आप नीचे उतरेंगे, ठीक है, तो आप क्या करते हैं? अगर आप चलती हुई बस से नीचे जैसे ही उतरते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी बॉडी, अगर आप एक ही पॉइंट पर उतरेंगे तो आप वहाँ पर गिर जाएंगे, आप वहाँ पर गिर जाएंगे। बट अगर आप बस के साथ साथ थोड़ा फ्लो करते हुए उतरेंगे, ठीक है, बस के साथ साथ अगर थोड़ा बस की जो मोशन है उस बस के मोशन के साथ अगर थोड़ा फ्लो करके उतरेंगे तो आप इजीली उतर पाएंगे। ठीक है, मूवीज में देखा होगा आपने कि बस चलती रहती है और उसमें से हीरो इस तरह से धीरे 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 उतरता है और थोड़ी दूर तक वो वॉक करता है। ठीक है, बस के फ्लो के साथ वो वॉक करता है, वो गिरता नहीं है। बट एक कोई सडनली पर्सन जंप मारता है सीधा एक पॉइंट के ऊपर, तब वो गिर जाएगा।
ठीक है, तब वो फॉल डाउन जाता है। तो ये रीज़न क्या हुआ, एक्चुअल में क्या है, क्या रीज़न बिहाइंड दिस इज फिट कम टू रेस्ट सडनली। आपकी जो फिट थे, आपकी जो फीट हैं जो डायरेक्ट बस से कनेक्टेड है, वो मोशन में है। क्यों? क्योंकि आपकी बस मोशन में। अब जैसे ही आपने जंप लिया, जैसे ही आपने जंप लिया, तो वो आपकी क्या हुआ, जैसे आप जंप लेके वॉल पे जाते हैं, नीचे फ्लोर पे जाते हैं, ठीक है, बस से आप जंप मारते हैं, तो आपके जो फीट हैं वो क्या आएंगे, रेस्ट कंडीशन में आएंगे। क्या आएंगे, रेस्ट कंडीशन में। तो मोशन से आपने सडनली रेस्ट कंडीशन लिया है, मोशन से आपने सडनली रेस्ट कंडीशन लिया है, तो वो उस मोशन से सडनली रेस्ट में आने के लिए एक कोई टाइम गैप चाहिए होता है। अगर आप उसमें वो सडनली होता है तो क्या करेंगे, आप फॉल कर जाएंगे। क्यों? आपके फीट मोशन में थे, आपने सडनली रेस्ट में लिया है आप, तो इस वजह से क्या होता है कि हमें क्या होता है कि फॉल फील होता है। उसका रीजन, आपकी जो लोअर बॉडी है वो तो क्या हुआ, मोशन के साथ थी, तो उसके अकॉर्डिंग आप खड़े हैं बस में, तो आपकी पूरी बॉडी मोशन में आ गई, क्योंकि आपकी लोअर बॉडी कनेक्टेड है आपकी अपर बॉडी से, तो लोअर बॉडी से आपकी अपर बॉडी भी मोशन में। अब जैसे ही आपने सडनली जंप लिया, तो आपकी लोअर बॉडी तो जैसे ही आप जंप लेंगे तो बाहर रेस्ट में आ गई, बट आपकी अपर बॉडी अब रेस्ट मोशन से रेस्ट में आएगी, तो वो कब आएगी, जब आपकी लोअर बॉडी रेस्ट में आएगी। तो सडनली जंप लेने की वजह से आपकी लोअर बॉडी तो सडनली रेस्ट पे आ जाती है, बट अपर बॉडी रेस्ट पे सडनली नहीं आती। क्यों? क्योंकि जैसे ही लोअर बॉडी रेस्ट पे आएगी उसके बाद उसको टाइम लगता है अपर बॉडी को। बट आपने सडनली जंप मारा, तो सडनली जंप मारने से क्या हुआ, आपकी अपर बॉडी तो रेस्ट पे आई नहीं और लोअर बॉडी फ्लोर पे आते ही रेस्ट पे आ गई, बट आपकी अपर बॉडी रेस्ट पे नहीं आई, तो आपकी अपर बॉडी अभी भी क्या है, मोशन में। तो इस रीजन के कारण क्या होता है, आप फॉल हो जाते हैं, आप गिर जाते हैं नीचे की तरफ, ठीक है, आगे की तरफ गिर जाते हैं। ठीक है, कोशिश मत कीजिएगा चलती बस में से कूदने की। ठीक है, मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताया, मूवीज वगैरह में आप देख सकते हैं इस तरह से होता है। ठीक है, यहाँ पर एक इमेज भी दी हुई है, ये देखिए आप, जैसे अगर आप एक चलती बस से कूदते हैं तो इस तरफ आप नीचे आगे की तरफ फॉल करते हैं। क्यों? क्योंकि जो आपकी लोअर बॉडी है वो यहाँ पर मोशन में थी, तो अब पूरी बॉडी आपकी मोशन में थी, लोअर अपर बॉडी पूरी मोशन में थी। अब जैसे आपने नीचे की तरफ जंप किया, तो आपकी जो लोअर बॉडी है वो किस में आ गई, रेस्ट में। लोअर बॉडी किस में आ गई, आपकी रेस्ट में, बट आपकी अपर बॉडी किस में है, मोशन में। तो अपर बॉडी मोशन में, तो बस की डायरेक्शन कहाँ है, यहाँ, तो आपकी अपर बॉडी भी कहाँ गिरेगी, नीचे की तरफ, आगे की तरफ, आगे की तरफ गिरेगी। तो देखिए आप, ये अगर एक गर्ल को देखें आप, यहाँ पर गर्ल है या बॉय है पता नहीं, एक मैन है, ठीक है, ये देखिए आप, यहाँ पर एक मैन है जो यहाँ से बस से सर जंप किया है, तो इसकी लोअर बॉडी तो रेस्ट में आ गई, तो ये इसी फ्लोर के ऊपर अटैच हो गई। बस की अपर बॉडी क्या है, बस के साथ मोशन में थी आगे, तो इसलिए आगे की तरफ फॉल होता है, आगे की तरफ क्या होता है, फॉल होता है। तो ये तो मैन जंपिंग केयरलेसली फ्रॉम अ मूविंग बस फॉल्स टूवर्ड्स, तो इस तरह से क्या होता है, वो आगे की तरफ फॉल करेगा। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल तो ये हमने देख लिया। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं। एन एथलीट रन्स अ सर्टेन डिस्टेंस बिफोर टेकिंग अ लीप, so that the inertia of motion of his body at the time of leaping may help him in his muscular efforts। एक कोई भी जो एथलीट होगा, ठीक है, जो क्या होगा, वो एक पहले क्या करता है, एक लीप लेता है। ठीक है, लीप का मतलब क्या होगा, एक बार थोड़ा सा वो फ्लो करके देखता था कि उसकी बॉडी क्या मोशन में आ जाए, वो सडनली जैसे मोशन स्टार्ट करे तो उसको कोई फॉल फील ना हो, तो इसलिए क्या करता है, वो एक लीप लेता है। जस्ट एन एग्जाम्पल, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि हम लोग कभी कुछ कोई हैवी वेट उठाते हैं तो क्या करते हैं, हम थोड़े हैंड्स वगैरह को फोल्ड करते हैं, इस तरह से मूव करते हैं, उसके बाद हम हैवी वेट को उठाते हैं। ठीक है, जिम वगैरह में अगर आपने देखा हो तो इस तरह से क्या होता है, मैन इस तरह से करते हैं, तो क्या हो, आपकी बॉडी और मसल्स क्या है, उस एफर्ट में या उस मोशन में आ जाए। इसलिए क्या करते हैं कि पहले एक लीप लेते हैं, रनर्स जो होते हैं, एथलीट जो होते हैं, वो क्या करते हैं, एक लीप लेते हैं, थोड़ा सा मोशन करके देखते हैं, उसके बाद वो क्या करते हैं, रनिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल ये हो गया। थर्ड एग्जाम्पल, वी रिमूव स्नो और मड फ्रॉम आवर शू बाय स्ट्राइकिंग दैम अगेंस्ट द वॉल। ये तो आपने कॉमनली देखा होगा, जैसे ही आप कहीं बारिश से आते हैं तो आपके जो शूज़ है उसमें मड लग जाती है, मिट्टी होती है। ठीक है, आप पानी से मिट्टी अटैच होकर आपके शूज़ में लग जाती है, तो आप क्या करते हैं, अपने वॉल को, अपने लेग को क्या करते हैं, शूज़ को वॉल पे स्ट्राइक करते हैं। ठीक है, तो जैसे ही आप वॉल पे उसको स्ट्राइक करेंगे, तब क्या होगा, ऑन स्ट्राइकिंग द वॉल द फीट कम्स टू रेस्ट। तो जैसे ही वॉल पे स्ट्राइक करेगा, जैसे कि आपने अपने पैर से अगर उस, यहाँ हैंड से भी अगर आपने वॉल पे स्ट्राइक करना स्टार्ट किया, तो आपके हैंड के थ्रू जो आपके शूज़ हैं वो क्या हो जाएंगे, मोशन में आ जाएंगे। क्या हो जाएंगे, मोशन में आ जाएंगे। अब जैसे ही वो वॉल से टच करेंगे तो वो क्या होंगे, रेस्ट पे आएंगे। समझ रहे हैं आप? तो आपके हैंड से मोशन गया शूज़ में, शूज़ से मोशन गया आपके मड पार्टिकल्स में, और जैसे ही उन मड पार्टिकल्स को या शूज़ को आपने बॉल से स्ट्राइक कराया, तो वो क्या हुआ, शूज़ रेस्ट में आए, और शूज़ रेस्ट में आए तो वो मड पार्टिकल्स भी रेस्ट में आएंगे। तो वो मोशन से सडनली रेस्ट में नहीं आ पाते, शूज़ तो रेस्ट में आ जाएगा। ठीक है, मैंने बताया ना आपको, लिंक करके देखिए आप, सेम, लोअर बॉडी अपर बॉडी रेस्ट में नहीं आती, शूज रेस्ट में आ जाएंगे, बट डस्ट पार्टिकल रेस्ट में नहीं आएंगे, वो मोशन में रहेंगे, इसलिए वो शूज से बाहर निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये देखिए ना आप, इस तरह से अपन देखते हैं, जैसे एग्जांपल मैं शूज नहीं बना के इस तरह से बनाता हूँ, एक ये इस पे देखिए आप,
ये मैंने इस तरह से डस्ट पार्टिकल्स बना दिए यहाँ पर, मड पार्टिकल्स। तो जैसे ही आपने इसको वॉल से स्ट्राइक करा, तो जैसे ही इसको वॉल से हम स्ट्राइक करेंगे शू को, तो स्ट्राइक करते ही क्या होगा कि ये अभी तो जब आपने इसको हैंड से पकड़ के स्ट्राइक करना स्टार्ट किया तो यहाँ से यहाँ तक तो ये मोशन में आया। अब जैसे ही ये इस पे स्ट्राइक करेगा तो ये जो शूज़ है ये किस पे आ जाएगा, ये शू रेस्ट पे आ जाएगा। बट शू तो अब इससे टकरा के ही, इससे टच होते ही क्या हो गया, स्ट्राइक होते ही रेस्ट पे आ गया। बट ये जो डस्ट पार्टिकल्स हैं ये रेस्ट पे नहीं आते, ये क्या करते हैं, मोशन करते हैं। और मोशन करने की वजह से क्या होता है, ये बाहर की तरफ इस तरह से सराउंडिंग में बाहर फॉल हो जाते हैं। ठीक है, सराउंडिंग में बाहर फॉल हो जाते हैं। सिमिलरली देखिए, जैसे बस से आपने जंप मारी तो आपकी लोअर बॉडी तो रेस्ट में आती है, बट आपकी अपर बॉडी रेस्ट में नहीं आती, इसलिए आप आगे की तरफ फॉल करते हैं। तो सेम इसलिए इसी तरह से शूज़ में होगा। ठीक है, तो द फीट कम्स टू रेस्ट वेयर एज द स्नो विच इज स्टिल इन मोशन सेपरेट फ्रॉम द शूज। तो इसी तरह से आपके शूज़ पे अगर स्नो भी लगी होती तो वो भी क्या होती है, मोशन में होती है, वो नीचे गिर जाती है। ठीक है, तो ये इस तरह से आपके इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन आ गया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, देखिए इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या होता है, द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू अपोज एनी चेंज इन इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन इज नोन एज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अच्छा, डायरेक्शन आ गया तो सर ध्यान रखना है, क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी। क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी। डायरेक्शन आ चुका है तो मतलब क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी। जहाँ डायरेक्शन आएगा मतलब वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होता क्यों है ये भी हम देखेंगे आगे, जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन में पढ़ेंगे, जो हम डिटेल में पढ़ेंगे इसको। तो द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू अपोज एनी चेंज। अब देखिए आप, इनर्शिया का मतलब क्या था, इनएबिलिटी, मतलब अपोज करना। अगर कोई फोर्स उसे रेस्ट से मोशन में ला रहा है, ठीक है, अगर कोई फोर्स उसे रेस्ट से मोशन में ला रहा है और वो ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं आके रेस्ट में ही रह रहा है, समझिए इस बात को। क्या, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, अब आपने फोर्स अप्लाई करके आप उसे मोशन में ला रहे हैं, बट आपके फोर्स इतना कैपेबल नहीं है कि वो मोशन में आ सके और वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में ही है, तो इसे क्या बोलेंगे, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। एग्जाम्पल, बॉल। बॉल क्या है, अभी रेस्ट कंडीशन में आपने फोर्स अप्लाई करा और आप उसको मोशन में लाने की कोशिश कर रहे हैं, बॉल को खिसकाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन बॉल नहीं खिसक रही, तो इसका मतलब क्या है, उसकी इनएबिलिटी है, उसकी इनएबिलिटी है, वो क्या है, उसकी इनर्शिया है। क्या है, बॉल की इनर्शिया। और कौन सी इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। कौन सी इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। सिमिलरली अर्थ का मोशन है, वो मूव कर जाएगा रेगुलर रेगुलर रेगुलर, आप उसको फोर्स लगा के स्टॉप करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं हो रहा, तो क्या हो गया, वो उसकी इनर्शिया है, उसका क्या है, इनर्शिया, जिसको हम क्या बोलेंगे, इनर्शिया ऑफ मोशन। ठीक है, मतलब वो अपोज कर रहा है, वो अपोज कर रहा है, बॉल अपोज कर रहा है मोशन को, क्योंकि वो रेस्ट पे है तो वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अर्थ मोशन में है तो वो अपोज कर रही है किसको, मोशन को, चेंज हो जो चेंज हो जाए उसकी, तो इसको क्या बोलेंगे, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन। अब है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो सिमिलरली अगर कोई ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है और आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसकी डायरेक्शन को चेंज करने के लिए, बट वो मूव नहीं हो रहा है, बट वो मूव नहीं हो रहा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम क्या बोलेंगे, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। क्या बोलेंगे, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो देखिए, द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू अपोज एनी चेंज इन इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन इज नोन एज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। क्या बोलेंगे इसको, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, डायरेक्शन में अगर आप अपोज करते हैं, इसके कुछ डिस्क्रिप्शन, मतलब कुछ एग्जांपल्स देखें हम। तो फर्स्ट जो है आपका देखिए, इफ अ कार टेक्स अ टर्न अलोंग अ कर्व ट्रैक। अगर एक कार एक कर्व पाथ के ऊपर क्या करती है, इस तरह से टर्न लेती है। ठीक है, कर्व पाथ होगा, कार अगर यहाँ से यहाँ पर टर्न लेगी, इस तरह से टर्न लेगी अगर, ठीक है, curve track, the passenger experience a force acting away from the center of the curved path। तो जो एक पैसेंजर होगा वो क्या करेगा, एक क्या करेगा, एक फोर्स फील करेगा। जस्ट अ मिनट। ओके, तो जो पैसेंजर होगा वो क्या करेगा, एक फोर्स फील करेगा। क्या फील करेगा, एक फोर्स फील करेगा। कहाँ पर करेगा, कर्व पाथ से। कहाँ से, सेंटर से। तो इफ अ कार टेक्स अ टर्न along a curve path the passenger experience a force acting away from the center। आप इसको फील कर सकते हैं, जब आप राइट साइड में कार को घुमाते हैं, कोई अगर कोई ड्राइवर है या कुछ भी, कोई भी हो पर्सन, आपके ब्रदर सिस्टर कोई भी, आपके फादर अगर ड्राइव कर रहे हैं और आप पास में बैठे हैं या पीछे बैठे हैं, तो जैसे ही वो राइट साइड में कार को घुमाएंगे तो आपको अपोजिट डायरेक्शन के अंदर लेफ्ट साइड में एक फोर्स फील होगा या फॉल फील होगा, मतलब उस सेंटर से अकॉर्डिंग। अगर आप मानिए, देखिए इस तरह से, अगर ये कार है, यहाँ ये सेंटर माने हम, और इस तरह से कार इस तरफ से कर्व ले रही है, तो जैसे ही ये कार इस तरफ से कर्व लेगी तो वो मोशन तो इस तरफ करेंगे, बट आपको जो फोर्स फील होगा वो आपको इस तरफ फोर्स फील होगा। ठीक है, आपको जो फील, तो सेंटर से अवे, सेंटर से अवे। तो यही सेम चीज़ है यहाँ पर। क्या, इफ अ कार टेक्स अ टर्न अलोंग अ कर्व ट्रैक द पैसेंजर एक्सपीरियंस अ फोर्स एक्टिंग अवे फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, सेंटर से अवे और अब सेंटर से दूर।
आपको एक फोर्स फील होता है। दिस इज द रिजल्ट ऑफ टेंडेंसी ऑफ द पैसेंजर टू कंटिन्यू मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट पाथ। तो ये टेंडेंसी है किस चीज़ की? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन कैसे? ये देखिए आप, अगर आप इस तरफ मोशन कर रहे हैं रेगुलर, आपकी कार इस तरफ मोशन करे जा रही है, तो आपकी डायरेक्शन क्या है? ये है। आप जैसे ही आप फोर्स अप्लाई करके इस कार को इस तरफ रोटेट करते हैं, ठीक है, इस तरफ आप रोटेट करेंगे, डायरेक्शन चेंज करेंगे कार की। बट तो अब देखिए, आप अगर इस कार के अंदर बैठे हैं, कार के अंदर अगर आप बैठे हैं, तो आपकी कार के साथ साथ आपकी जो डायरेक्शन है, कार के साथ साथ जो आपकी डायरेक्शन है वो भी इस अकॉर्डिंग ही होगी। और जैसे ही आप चेंज करेंगे डायरेक्शन को, ठीक है, देखिए मैं आपको रेड मार्क से दिखाता हूँ। तो ये रेड मार्क से क्या हुआ? हमने कार की डायरेक्शन चेंज करी। तो एक्चुअली जैसे ही आपने कार की डायरेक्शन चेंज करी तो कार की डायरेक्शन चेंज हो गई, बट हम लोग क्या है, हमारे डायरेक्शन को चेंज नहीं कर पाते। हम क्या करते हैं? चेंज नहीं कर पाते। और वो चेंज, हमारी डायरेक्शन क्या होती है? इसी तरफ होती है। तो देखिए आप, अगर ये सेंटर माने इसका, तो देखिए सेंटर से आउट डायरेक्शन के अंदर आप मूव कर रहे हैं, आप उस तरफ मूव करते हैं, कार इस तरफ मूव करेगी राइट हैंड साइड के अंदर, और आप कहाँ करेंगे? बाहर की तरफ। आप कहाँ करेंगे? बाहर की तरफ। आप इसको पर्सनली भी फील करके देखते हैं। आपकी बार कभी भी कहीं कार में ट्रैवल करें तो आप देखिएगा, जैसे ही आप राइट तरफ एक शार्प टर्न लेंगे तो आप लेफ्ट की तरफ क्या करेंगे? आप लेफ्ट साइड की तरफ, मतलब सेंटर से अवे, सेंटर से अवे की तरफ क्या करेंगे? आप फोर्स लगाएंगे। तो वो फोर्स कैसा है? वो एक्चुअल में क्या है? कार के साथ साथ आपकी बॉडी भी उसी पाथ में मोशन कर रही थी, बस जैसे ही ड्राइवर ने या किसी भी पर्सन ने फोर्स लगा के कार की डायरेक्शन को चेंज किया, ठीक है, तो उसने तो फोर्स अप्लाई करके कार के डायरेक्शन को चेंज कर दिया, बट आपकी बॉडी फोर्स लगा के चेंज नहीं कर पाई, क्योंकि आपको पता ही नहीं था। अगर आपको पता होता है तो आप पहले ही उस तरफ झुक के रहते हैं थोड़ा सा। तो आपको पता नहीं था, आपको पता नहीं था, तो आपकी बॉडी क्या है? वो उस सीधे पाथ में ही मूव कर रही थी, उस सीधा जो स्ट्रेट पाथ था उसी में मूव कर रही थी। बट जैसे ही कर्व हुआ, तो कर्व होने के कारण क्या हुआ? आपकी बॉडी ने उस तरफ टर्न लिया। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी क्या करती थी? डायरेक्शन को चेंज नहीं करना चाहती थी। आपकी बॉडी क्या करती? डायरेक्शन को चेंज नहीं करना चाह रही थी। तो उसको क्या बोलते हैं? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, तो ये आप फील कर सकते हैं इजीली अपने डेली लाइफ के अंदर भी। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं, tie a stone one ended string and holding another and to the string in hand, rotate the stone in a horizontal circle. If duration rotation the string breaks at certain stage, the stone is found to be fly off tangentially at that point of the circle. देखिए आप क्या बोला है इसमें, इसमें अभी यहाँ देखिए इस डायग्राम के अंदर आपको क्लियरली समझ में आएगा। आप एक स्ट्रिंग के ऊपर एक स्टोन को लेते हैं, और स्टोन को आप एक मतलब आप उसको टाइटली होल्ड करते हैं स्ट्रिंग के ऊपर, और जैसे ही आप उसको करते हैं, रोटेट करते हैं सर्कुलर पाथ के अंदर, ठीक है, इस तरह सर्कुलर पाथ में उसको रोटेट कर रहे हैं, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर स्ट्रिंग क्या होती है? टूट जाती है। ठीक है, तो जैसे ही स्ट्रिंग टूटेगी तो जो स्टोन होगा वो देखिए आप, तो एक्चुअल में इस तरह से मोशन कर रही है रेगुलर। अब जैसे ही इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर स्ट्रिंग ने ब्रेक किया, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर स्ट्रिंग के ब्रेक होने के कारण इस पर्टिकुलर पोजीशन के ऊपर जो मोशन था वो किस तरफ था? इस तरफ। देख पा रहे होंगे आप, इस पर्टिकुलर पे कहाँ था? इस तरफ। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कहाँ था? इस तरफ। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कहाँ था? इस तरफ। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इस तरफ। सर्कुलर मोशन देखा था, याद होगा आपको, इस पर्टिकुलर पोजीशन पे इस तरफ, इस तरह। तो इस पर्टिकुलर पोजीशन के ऊपर जो स्ट्रिंग में स्टोन की डायरेक्शन थी वो इस तरफ थी। तो ऐसे स्ट्रिंग टूटेगी तो ये स्टोन यूं नहीं मूव करके कहाँ मूव करेगा? इस तरफ, इस तरफ मूव करेगा। रीजन, क्योंकि जो स्ट्रिंग थी उसकी डायरेक्शन क्या थी? इस तरह सर्कुलर थी, स्टोन की डायरेक्शन भी इस तरह सर्कुलर थी, बट ऐसे ही इसी पोजीशन पे टूटने पे, इस पोजीशन पे टूटने पर जो स्टोन की डायरेक्शन थी पर्टिकुलर, वो क्या थी? इस तरफ थी। तो इसलिए स्टोन क्या होता है? स्ट्रिंग से टूटते ही इस तरफ टेंजेंशियली मूव करता है, इस तरफ टेंजेंशियली मूव करता है। ये सर्कुलर मोशन में भी हमने देखा था, और यहाँ भी देख सकते हैं आप। ठीक है, तो ये दो एग्जाम्पल्स हो गए। इसी तरह से आप एक अगर नाइफ को शार्प करते हैं तो वो भी इस आपको क्या करना पड़ता है? इस जो ये रूलिंग व्हील होता है इसके साथ साथ आपको इसके कर्व के अकॉर्डिंग चलाना पड़ता है अपनी नाइफ को, नहीं तो क्या होगा? आपका नाइफ टूट जाएगा। ठीक है, ये इतना ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, आपको और 2 पॉइंट ज़्यादा ध्यान रख सकते हैं। देखिए, द वाटर ड्रॉप्स स्ट्राइकिंग टू साइकिल टायर्स आर फाउंड टू फ्लाई ऑफ टेंजेंशियली। अगर कोई वाटर ड्रॉपलेट्स, जैसे कि आप देखेंगे अगर अपनी कहीं आप जा रहे हैं और आपकी साइकिल जो होती है, तो साइकिल से वाटर ड्रॉपलेट्स जब निकलते हैं ऊपर की तरफ तो वो टेंजेंशियली डायरेक्शन में निकलते हैं। अगर आप देखें ना, तो इस तरह से आपका साइकिल होगी, साइकिल का टायर होगा, यहाँ अगर कोई वाटर ड्रॉपलेट्स हैं तो देखेंगे आप वाटर ड्रॉपलेट्स किस तरह से जाते हैं? क्या इसके साथ साथ ऐसे मूव करते हैं? नहीं मूव करते। कैसे करते हैं? जैसे ही यहाँ पर थे तो टायर के साथ साथ यूँ मूव करेंगे, उसके बाद यहाँ से यूँ मूव करते हैं ऊपर की तरफ। ठीक है, यूँ मूव करते हैं। ठीक है, आप अपने फीट को देख लीजिए ना, आप अपने जब फीट को चलाएंगे तो यहाँ से फीट को क्या करना है? जैसे आप इस तरफ उठाएंगे अपने फीट को ऊपर की तरफ, तो वो आपके वाटर ड्रॉपलेट इस तरह से मूव करते हैं, और इस तरह से आपके क्लॉथ्स पे भी लग जाते हैं वो। ठीक है, वाटर ड्रॉपलेट इस तरह मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मोशन क्या हुआ? बेसिकली इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ मोशन। वो अपने मोशन को चेंज नहीं करना चाहते। ठीक है, क्योंकि देखिए आप, ये टायर के अटैच थे,
टायर के अटैच थे तो टायर के साथ साथ ये फ्लो कर रहे थे। अब टायर ने क्या हुआ, इस तरह से कर्व ले लिया, इस तरह से कर्व ले लिया, तो ये एक्चुअल में कर्व नहीं ले पाते और ये करते हैं इस तरह से इस टेंजेंशियली डायरेक्शन में ही मूव कर जाएंगे, अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये इस तरह से क्या होगा, आपका मोशन हो गया। द वाटर ड्रॉपलेट स्ट्राइकिंग द साइकिल टायर आर फाउंड टू फ्लाई ऑफ टेंजेंशियली। ठीक है, टेंजेंशियली फ्लाई करते हैं। द स्पार्क, नेक्स्ट फोर्थ जो है, द स्पार्क प्रोड्यूस ड्यूरिंग द शार्पिंग ऑफ ए नाइफ। मैंने आपको बताया नाइफ का एग्जांपल, आपको जब उसके रिम को आप शार्प करते हैं तो इस तरह से आपको उसको फ्लो में चलाना पड़ता है, टेंजेंशियली आप चलाते हैं, सीधा नहीं चलाते, क्या करते हैं, टेंजेंशियली चलाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है, अगर आप इन सारे इनर्शिया के बेसिस पे, सॉरी डायरेक्शन ऑफ मोशन नहीं, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, सॉरी। ठीक है, तो कौन सा पॉइंट पढ़ा हमने, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब देखिए आप ये जो जितने भी डेफिनेशंस पढ़ी है, इस डेफिनेशंस को पढ़ के हम एक बार और क्लियरेंस लेते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पे। तो देखिए क्या होगा, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इफ देयर इज नो फोर्स देयर इज नो चेंज इन स्टेट्स ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म। ये आपको बता चुका हूँ कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहेगा, और अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन पे है तो वो मोशन पे ही रहेगा जब तक कि उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं होता। ठीक है, इन अदर वर्ड्स इफ अ फोर्स इज अप्लाइड इट मे चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म। ठीक है, और इसके दूसरे वे में भी आप बोल सकते हैं कि अगर एक अनबैलेंस फोर्स अप्लाई करेंगे आप, या एक फोर्स अप्लाई करेंगे आप, तो वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, अपनी मोशन की स्टेट को चेंज कर देगा। कैसे, अगर वो रेस्ट में है तो मोशन में आ जाएगा, और मोशन में है तो रेस्ट में आ जाएगा। बट फोर्स कैसा होना चाहिए, अनबैलेंस। फोर्स कैसा होना चाहिए, अनबैलेंस। अगर बैलेंस फोर्स होगा तो वो मोशन नहीं करेगा, मैं बता चुका हूँ क्यों नहीं करेगा। ठीक है, इफ द फोर्स इज नॉट सफिशिएंट इट मे नॉट प्रोड्यूस अ चेंज बट ओनली ट्राई टू डू सो। ठीक है, अब सिमिलरली इनर्शिया के लेवल पे अगर हम बात करें, इनर्शिया के लेवल पे हम बात करें, तो इनर्शिया के लेवल पे इस चीज को हम ऐसे बोल सकते हैं कि अगर आपका लगाया हुआ फोर्स इतना कैपेबल नहीं है कि उसके मोशन को रोक सके, ठीक है, तो ये भी एक तरह का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ही है। जैसे एग्जांपल, अगर आप वॉल को पुश कर रहे हैं, आप बहुत फोर्स लगा रहे हैं, बहुत फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन वो इनसफिशियंट है वॉल को मोशन कराने में, वो फोर्स क्या है, इनसफिशियंट है वॉल को मोशन कराने में। ठीक है, इसको ऐसे समझ सकते हैं, वॉल की जगह आप एक हैवी ऑब्जेक्ट लीजिए, आपने एक हैवी ऑब्जेक्ट लिया, आप इसको फोर्स लगा रहे हैं, या आपने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, ये नहीं हो रहा पुश, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये ऑब्जेक्ट कैसा है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। कैसा हो चुका है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। आपने 10 न्यूटन लगाया तब भी ये मूव नहीं कर रहा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट में। आपने 15 लगाया तब भी ये मूव नहीं कर रहा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट में। बट सडनली थोड़ी टाइम बाद आपने क्या लगाया, इस पर 50 न्यूटन फोर्स लगा दिया, कितना लगा दिया, 50 न्यूटन। अब ये ऑब्जेक्ट क्या करने लग गया, मोशन करने लग गया। ठीक है, तो यही फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, इनर्शिया के बेसिस पे भी समझा दिया मैंने आपको। और सिमिलरली अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो इसकी इनर्शिया से ज़्यादा जैसे आप फोर्स लगाएंगे तब वो रेस्ट में आएगा। ठीक है, उसकी इनएबिलिटी जो है उसको रोकने के लिए या उसको मोशन कराने के लिए, तो उससे ज़्यादा आप फोर्स लगाएंगे तब वो क्या करेगा, एक तरीके से मोशन में आएगा या रेस्ट में आएगा। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हो गया। हैंस फोर्स इज दैट विच चेंज और टाइज टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, यूनिफॉर्म मोशन ऑफ अ बॉडी इन अ स्ट्रेट लाइन। तो कहने का मतलब क्या है, फोर्स वो चीज, वो थिंग है जो क्या करेगी, किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज करने के लिए कैपेबल होती है, रेस्ट से मोशन में या मोशन से रेस्ट में, किसी भी एक स्ट्रेट लाइन के अंदर। ठीक है, किसी भी एक स्ट्रेट लाइन के अंदर, कर्व लाइन पे भी आप बोल सकते हैं, लेकिन हम अभी जनरली स्ट्रेट लाइन के ऊपर ही बात करके चलेंगे। ठीक है, तो ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर हो गया। होप आपको कम समझ में आया, फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।